मीटिंग पढ़ना है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है थोड़ा समझेंगे इसको, फिर हम तुम्हें रीड करेंगे साथ में मेरे, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये। ठीक है बेटा, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे डीएनए को मैच कर रहे हैं। हमारे जो फिंगर्स में, हमारे हाथों में भी प्रिंट होते हैं ना, हमारे जो हाथों में जो प्रिंट होते हैं वो अलग होते हैं, वो डर्मेटोग्लाइफिक्स कहलाते हैं। उनको बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। ये जो डर्मेटोग्लाइफिक्स होते हैं बेटा, ये हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स, जिन तुम हाथ की रेखाएं जिनको बोलते हो, ये जो डर्मेटोग्लाइफिक्स हैं बेटा, चेंज भी हो सकते हैं ये बाय द एज। ठीक है, एज के दौरान चेंज हो सकते हैं, तो डर्मेटोग्लाइफिक्स ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है बेटा, यूनिक होता है। हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, यूनिक, वो चेंज नहीं होता। यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी वो सर एलेक जेफरी ने स्टार्ट की थी। एलेक जेफरी ने 1984 में। ठीक है, और इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले की थी वो डॉक्टर वीके कश्यप जी से थे। डॉक्टर वीके कश्यप, ठीक है, एंड लाल जी सिंह, इन इन दोनों ने मिलकर करी थी। मेन डॉक्टर वीके कश्यप थे। इन्होंने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थी सबसे पहले सीसीएमबी में हुई थी। सीसीएमबी होता है सेंटर, हमारे इंडिया में है सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद में है, इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में यहाँ पर हुई थी। तो ये बस नॉलेज के लिए बताया मैंने, तुमसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल की बात करूं तो बेटा, इसमें जिसका प्रिंसिपल है वीएनटीआरस। ये वीएनटीआरस होते क्या है, इनको बोलते हैं वेरिएबल, समझना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये होते हैं वीएनटीआर। सुनना जरा आगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारे जो जीनोम होता है, हमारा जो जीनोम होता है उसमें, जैसे मैं एक जीनोम बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ सीक्वेंस लिख देता हूँ। मैंने रैंडमली लिख दिया कुछ भी। जीनोम तो बड़ा होता है, हम छोटा ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जो मैंने रेड कलर से सीक्वेंस लिखे, ये जो रेड कलर से सीक्वेंस है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा रिपीटिव रिपीटेटिव रिपीटेटिव डीएनए। इनको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो हमारे जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, कई सारे होते हैं। ठीक है, इनको कई बार सैटेलाइट डीएनए भी बोल देते हैं, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द बेसिस, ये दो टाइप के हो सकते हैं, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट की स्पेलिंग देख लेना सैटेलाइट की, एक मिनट। यस, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये। अच्छा, ये मिनी सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस जो होते हैं टीटीजीसी ज्यादा होते हैं, और माइक्रो सैटेलाइट में कम होते हैं। मिनी सैटेलाइट को हम वीएनटीआरस बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये है क्या, अब सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो भाई, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, इन मिस्टर सिंह है, ये मिस्टर सिंह है।
मिस्टर सिंह है, ठीक है, इनका डीएनए हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखना जरा। ठीक है, इनका डीएनए मैं कुछ ऐसी रैंडमली सीक्वेंस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं यहाँ पे, मिस्टर शर्मा। ठीक है, मिस्टर शर्मा का डीएनए बना रहे हैं, जीनोम बना रहे हैं इनका। तो मैं थोड़ा सा ही सीक्वेंस लिया, ज्यादा नहीं लिया। ठीक है, AA, CC, अच्छा। अब मैं और भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना ही ले रहे हैं। तो मिस्टर सिंह और मिस्टर शर्मा, इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है इन दोनों के जीनोम में? यस सर, जो रिपीटेटिव है वो अलग अलग है। रिपीटेटिव सीक्वेंस। बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ। जो मिस्टर सिंह है, मिस्टर सिंह का जो रिपीटेटिव डीएनए है वो एक यूनिक है उनके लिए, और मिस्टर शर्मा का भी एक रिपीटेटिव डीएनए है, वो यूनिक है। जो ब्लैक कलर से बनाया है बेटा, उसको हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट रीजन होते हैं, ये सारे ह्यूमंस में सेम होता है। ठीक है, जितने भी मैं तुम हम लोग, सब में कांस्टेंट सेम होगा। लेकिन जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस बनाया है, ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, ये सबका ना यूनिक है। इनको वीएनटीआरस बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वीएनटीआरस। ये सबके यूनिक होते हैं, यूनिक टू एवरीबॉडी। हम सबके यूनिक हैं और सबके अलग अलग है, और हम सब में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे अंदर जो मेरे वीएनटीआरस होंगे, और तुम्हारे अंदर, तुम सबके अंदर जो वीएनटीआरस हैं, तुम सबके यूनिक हैं, किसी के मैच नहीं कर सकते। सबके यूनिक होते हैं एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो हम लोगों को किसी इंडिविजुअल को पहचानना है, या किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है, तो हम किसको चीज ढूंढेंगे, क्या चीज है जो डिस्टिंग्विश कर रही है? वीएनटीआरस है ना। यस सर। तो अगर हम लोग वीएनटीआरस पहचान लें, तो बता सकते हैं कि भाई हर सबके यूनिक होते हैं। भाई सपोज करो, मैंने तुम्हारी क्लास का पूरा रिकॉर्ड रख लिया, सबका वीएनटीआरस मैंने नोट कर लिए। ठीक है, बाय अ टेक्निक, कोई भी टेक्निक से। तो अब मुझे डीएनए लिया मैंने, सपोज करो मुकुल का डीएनए ले लिया। अब मैं उस मुकुल के डीएनए के वीएनटीआर में अपने जो मेरे रिकॉर्ड से चेक करूंगा, तो कहीं ना कहीं से मैच हो जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये मुकुल का डीएनए है। ठीक है, तो मतलब वीएनटीआर सबके यूनिक होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बाय द एज भी चेंज नहीं होंगे। तो वीएनटीआर सबके यूनिक होते हैं। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग वीएनटीआर को ही मैच करते हैं, वीएनटीआर को ही मैच करते हैं। ठीक है, और ये जो वीएनटीआर होते हैं, ये वीएनटीआर, या बोल सकते हैं सैटेलाइट डीएनए इज इनहेरिटेबल। सैटेलाइट डीएनए इज इनहेरिटेबल। 50% वीएनटीआर फादर साइड से आते हैं, 50% वीएनटीआर मदर साइड से आते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, ये जो ऑफस्प्रिंग बनी, तो इसमें इनके जो ऑफस्प्रिंग के जो वीएनटीआर होंगे, तो बोल सकते हैं हाफ कुछ मदर जैसे मिल रहे होंगे, और हाफ कुछ फादर जैसे। लेकिन एग्जैक्टली मदर जैसे और एग्जैक्टली फादर जैसे तो नहीं होंगे। यस और नो? यस सर, यस सर, बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल। तो इन ऑफस्प्रिंग में भी मदर और फादर जैसे एग्जैक्टली वीएनटीआर सारे 100% तो सेम नहीं होंगे, लेकिन हाँ काफी मैच करेंगे। तो बेटा वीएनटीआर ही प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग वीएनटीआर को ही मैच करते हैं। ठीक है, अब सुनना आगे। हमने पढ़ा था वीएनटीआर आर इनहेरिटेबल, 50% वीएनटीआर फादर साइड से आते हैं, 50% वीएनटीआर मदर साइड से आते हैं। ये वीएनटीआर बेटा अलग अलग हो जाते हैं, वीएनटीआर में म्यूटेशन हो जाती है,
म्यूटेशन हो जाती है और वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा, अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन ले लेते हैं बेटा। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे क्राइम हुआ, एक जगह कोई क्राइम हुआ। ठीक है, क्राइम हुआ भाई। क्राइम हुआ तो क्राइम कुछ भी ले सकते हैं भाई। क्राइम क्या हुआ, स्नैचिंग हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, चेन स्नैचिंग हुई। ठीक है, जब चेन स्नैचिंग हुई, तो जो कल्प्रिट था, जिसने ऐसा काम किया, उसके ना कुछ सैंपल्स, उसके हेयर, जब भाई उसको पकड़ा गया या पकड़ने की कोशिश की, तो उसके हेयर सैंपल, कुछ सैंपल आ गया, स्किन या हेयर, हमें सैंपल मिला। कुछ सैंपल, कुछ भी, मैं हेयर ले सकता हूँ, स्किन ले सकता हूँ, कोई भी आरबीसीज, ठीक है, सीमेन, कुछ भी सैंपल हो सकता है। तो सपोज करो हेयर सैंपल मिला, तो स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, उस सैंपल में से हमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट किया। सबसे पहला स्टेप्स यही है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, सेकंड, उसके बाद क्या होता है बेटा, जब आइसोलेट कर लिया हमने डीएनए, ये सपोज करो डीएनए था, ये आइसोलेट कर लिया, क्योंकि सैंपल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, तो हम एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं इस डीएनए की। एम्पलीफिकेशन डीएनए, बेटा ये टाइम ऑफ करेंगे। मनीष। कौन चला रहा था ये मोटरसाइकिल? एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। पीसीआर कोई बताएगा, किसी ने पढ़ा है पीसीआर? यस सर, पढ़ा है। बायोटेक पॉली चेन रिएक्शन। एक मुझे बात है। पॉली बायोटेक में पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम बेटा आगे पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़ा बताएंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आगे आएगा। ये बेटा एक ऐसी डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। वेरी गुड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम इन विट्रो जीन एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। मतलब अगर एक डीएनए है, उसकी हम कितनी भी कॉपी, 100,000, कितनी भी कॉपीज, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज हम बना सकते हैं इस मेथड से। तो हम एम्पलीफिकेशन कर लेंगे इस डीएनए का, जो हमें डीएनए मिला, तो एम्पलीफिकेशन से इसकी काफी सारे डीएनए की कॉपीज मिल गई। क्योंकि सैंपल लिमिटेड होता है, अगर वो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं, कई सारी कॉपी मिल गई। तीसरा स्टेप, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स होते हैं, उसको कट कर देते हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। सैंपल डीएनए इज क्लीव्ड। मतलब ये जो सैंपल डीएनए था, जब हमने आरई को अप्लाई किया, तो ये डीएनए छोटा छोटे पार्ट में टूट गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। ठीक है भाई, अब आगे चौथा स्टेप देखना। अब आगे क्या होता है बेटा, आगे जो स्टेप है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इसको भी पढ़ेंगे बायोटेक में, तो मैं आगे समझाऊंगा अच्छे से। एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस टेक्निक से हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट था, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हुए हुए थे, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लेंथ के बेस पे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो इस यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स मिले थे डीएनए के कई सारे, कैसे मिले थे, हमने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा था, तो इन सारे फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर साइज। हाँ, तो उसके बेस पे हम सेपरेट कर देते हैं। तो जब ये सेपरेट हो गए डीएनए, किस पे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस थोड़ा इतना याद रखना कि डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में एक तरफ पॉजिटिव एंड होता है, पॉजिटिव की तरफ।
तो कैसे डीएनए बोलोगे क्या नाम? हाँ डीएनए हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ अकॉर्डिंग भागेगा। मूव करते हैं सर। हाँ जो सबसे छोटा लंबा पॉजिटिव पास मिलेगा सबसे छोटा। हाँ बेटा इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। तो मैं सपोज करो इसको 5 KB दे देता हूँ, इसको 4 KB, इसको 3 KB, इसको 2 KB, इसको 1 KB, मैंने एज आर्बिट्रेरी दे दिए। तो बेस्ड ऑन द साइज ये सेपरेट हो गए, ठीक है। क्योंकि ये जो जेल पे सेपरेट होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे बायोटेक में। ये जेल ना बहुत फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब टूट सकता है सीविंग जेल। इफेक्ट। हाँ जेल बहुत फ्रेजाइल रिसीविंग से बाद में निकाल लेते हैं उसको। हाँ इसको बेटा डिस्कस करेंगे बायोटेक में। सेविंग इफेक्ट जेल आता है। जेल बहुत फ्रेजाइल होता है, टूट सकता है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, अब एक बात ध्यान रखना थोड़ा, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए क्योंकि हम लोगों के अंदर कांस्टेंट रीजन, तुम्हें याद है कांस्टेंट रीजन मैंने यहाँ पे बताए थे। यस सर यस सर, और Yes, इसके sir. हाँ जो सबसे क्योंकि सेम होते हैं। कांस्टेंट रीजन सबका सेम है, मेरा तुम्हारा सबका सेम है, डिफरेंट क्या है VNTR। तो हम लोगों को पता है जो कांस्टेंट रीजन है जब कट होंगे वो कितने बेस पे किलो बेस पे आते हैं हमें पता है। तो हम VNTR वाले फ्रेगमेंट, तो हम यहाँ पे ना VNTR वाले फ्रेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेते हैं क्योंकि जेल बहुत फ्रेजाइल है। इसके ऊपर इस जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रख देते हैं नाइट्रोसेलुलोज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन is used to transfer DNA fragments. Nitrogen membrane is used to transfer DNA fragments over it. मतलब इस टेक्निक को बोलते हैं सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग, सदरन एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, सदरन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर जो जेल में से जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए थे उन फ्रेगमेंट को हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ले लें, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ले लें, उस टेक्निक को बोलते हैं हम सदरन ब्लॉटिंग, ठीक है। तो 6 स्टेप पे क्या, वेस्टर्न भी नाम है सर। वेस्टर्न भी होता है नॉर्दर्न भी होता है। तो मैं लिख देता हूँ सदर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए, एड्स में पढ़ा था वो, नॉर्दर्न यही है ब्लॉट, सर। हाँ बेटा सर जो एड्स में नॉर्दर्न, होता है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट एड्स में होता है ये, वो प्रोटीन्स के लिए होता है। मैं सर ने बढ़ा दिया एड्स। यस सर, पढ़ा दिया। पढ़ा दिया। ओके गुड, अच्छा ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है प्रोटीन्स के। अब तुम एड्स में पढ़ा था तुमने, अगर भाई सपोज मैं थोड़ा आऊं उसका टॉपिक पे हल्का सा आता हूँ, मिटा दूंगा अभी। एक पर्सन है भाई, तुमने एलाइजा पढ़ा था, सर ने एलाइजा बता दिया। एलिसा, Yes, यस सर, sir. सर एंजाइम एलिसा लिंक्ड Yes, एंटीबॉडी चेक रेगुलर अच्छा ठीक है, एंड अब मैं थोड़ा मैंने बताया था तुम्हें एलिजा, मैंने बताया था क्या? नहीं, आपने नहीं नो बताया। अच्छा थोड़ा मैं टॉपिक से डिवेट कर रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा इस पे ही। सुनो, एक पर्सन है भाई, ठीक है। हाँ इसको, ये डॉक्टर इसको हैप्पी कर रखा है अभी, तो ये डॉक्टर के पास आया है, क्या टेस्ट कराने आया है? HIV टेस्ट कराने आया है, ठीक है भाई। अब हमने क्या काम किया, इसका सीरम ले लिया। अच्छा HIV टेस्ट के लिए ना मार्केट में HIV एलाइजा किट अवेलेबल होती है, एलाइजा किट Yes, मिलती है sir. मार्केट में, ठीक है। पर ये हमेशा श्योर नहीं होती। हाँ इसलिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर लेते हैं आगे, PCR करते हैं आगे। अब सुनो क्या करा बेटा, हमने इस पर्सन का ना हमने सीरम ले लिया, ठीक है। सीरम ले लिया मतलब ब्लड ब्लड ले लिया, ब्लड को फिल्टर करके ले लिया। अब हमने क्या, एक एलाइजा किट में एक एलाइजा, सॉरी ठीक है, अ, देखना जरा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एलाइजा किट में यहाँ पर ना प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बाइंड होती हैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पे। ये प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हैं HIV के लिए, HIV एंटीबॉडीज हैं जो पहले से ही इस वाली किट में बाइंड है।
एंटीबॉडीज हैं, HIV एंटीबॉडीज बाइंड हुई हैं, ठीक है। अब हमने बेटा क्या काम किया, ध्यान सुनना। अब हमने क्या काम किया, इसका ब्लड लिया, ब्लड सैंपल लिया फिल्टर कर कर, अब हमने इसमें डाला। अगर इसके ब्लड में HIV एंटीजन हुआ तो वो HIV एंटीजन क्या होगा बेटा, HIV एंटीजन इस एंटीबॉडीज पे बाइंड कर जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, चिपक गया, ठीक है। और भी एंटीजन्स होंगे जो जो एंटीबॉडी कम पड़ के नीचे चिपक पाए, वॉशिंग कर लेते, माइल्ड वॉशिंग से पूरा हट जाएगा ये, उसका ब्लड जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा और ये सब चीज हट जाएगी, माइल्ड वॉशिंग से सब हट गया, केवल ये रह गया, ठीक है भाई। अब हम क्या काम करते हैं, इस HIV किट में एक छोटी सी छोटे छोटे वायल्स होते हैं, वायल्स मतलब डब्बे, छोटे छोटे डिब्बियां, HIV किट में आती है मार्केट में। इस वाले वायल्स में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। ये हमने वायल के कंटेंट को इसमें डाल दिया, तो जब इसमें डाला इसके कंटेंट को तो हमें कुछ ऐसा दिखा, ये एंटीबॉडीज को एंटीजन दिख गए थे तो ये ऐसे करके बाइंड कर गई, इसमें बाइंड कर गई ऐसे, ठीक है, क्योंकि एंटीजन था, एंटीजन नहीं होता तो नहीं कर पाती। अब इन पे ना, इन एंटीबॉडीज पे एक एंजाइम लिंक्ड है, इन पे क्या लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड है इन एंटीबॉडीज पे। बाकी एंटीबॉडीज वॉशिंग से हटा देते हैं, माइल्ड वॉशिंग से। अब इस वाली वाइल में ना बेटा क्या है, इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब हम इस वाइल के कंटेंट को इसमें डालते हैं, जब इस वाइल के कंटेंट को हम जब इसमें डालते हैं ना बेटा, क्या होता है देखो, जब जैसे हम इसको डालेंगे तो ये एंजाइम ना इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को पकड़ लेगा और तोड़ने लग जाएगा। जब ये तोड़ेगा इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को कलर दे देगा, और अगर यहाँ पे कलर आ गया तो रिपोर्ट क्या आती है भाई, पॉजिटिव है, HIV क्या है, पॉजिटिव। तो HIV पॉजिटिव है तो ये ठीक है, HIV पॉजिटिव, हाँ ऐड हो गया। तो एलाइजा कितने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, तो दिस इज एन एलाइजा, और ये इसको ये सैंडविच एलाइजा एक्चुअली टाइप्स होते हैं, ये सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो ये सैंडविच एलाइजा है, ये सैंडविच हो गया ना एंटीजन एंटीबॉडी की भी। तो अब ये गड़बड़ हो सकता है टेस्ट, ये श्योर शॉट नहीं, ठीक है, कि ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि HIV एंटीजन ना एंटीजन शिफ्ट शो करता है, चेंज भी होता रहता है। इसके बाद हम फिर PCR से वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये सब करते हैं फॉर कंफर्मेशन टेस्ट, फॉर कंफर्मेशन टेस्ट PCR और वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ये होता क्या है, कैसे करते हैं, हम बायोटेक में आगे बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे DNA फिंगरप्रिंटिंग पे। DNA फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप 1 था आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम द सैंपल, दूसरा स्टेप था DNA को हमने एम्पलीफाई कर लिया PCR से, तीसरा स्टेप में उस DNA फ्रेगमेंट को कट करा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, तो कई सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट स्टेप पे हमने वो सारे फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट कर लिया, तो बेस्ड ऑन द साइज वो सेपरेट आउट हो गए, क्योंकि जेल बहुत फ्रेजाइल होता है, टूट सकता है, तो हम लोगों ने इस सारे फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लगा दिया, रख दिया, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन उसके ऊपर रख देंगे वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन्स के लिए। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा क्या होता है, देखना कौन सा स्टेप था हमारा, ये 5वां स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, 6th स्टेप। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो भाई पुलिस ने कुछ वो पकड़ लिए सस्पेक्ट्स, ये कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग कर क्या पता करी हो, ठीक है, ये सस्पेक्ट्स हैं, सारे सस्पेक्ट्स हैं, ये सस्पेक्ट नंबर X, सस्पेक्ट Y, सस्पेक्ट C, ठीक। अब सुनो, अब क्या करा हम लोगों ने, इन सारे सस्पेक्ट्स के क्या काम किया, VNTRs ले लिए, निकाल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इसका सस्पेक्ट का VNTRs को रेडियो लेबल कर दिया, रेडियो लेबल कर दिए, इसके को भी रेडियो लेबल कर दिए और इसके को भी रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है भाई, तीनों को रेडियो लेबल कर दिया। अब हमने क्या काम किया, अब ध्यान सुनना, हमारी जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थी, नाइट्रोसेलुलोज
सेलुलोज मेम्ब्रेन थी, इस पे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स थे। ठीक है भाई। अब क्या काम किया बेटा, हमने सस्पेक्ट एक्स के ये जो उसके वीएनटीआर जो रेडियो लेबल्ड है उसको बोलते हैं प्रोब। प्रोब क्या है यहाँ पर, प्रोब वीएनटीआर है जिसको हमने रेडियो लेबल किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करा हमने, ये वीएनटीआर हमने सस्पेक्ट एक्स के लिए जो रेडियो लेबल थे इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है भाई, डाल दिए तो अब क्या होगा, अगर ये मैच करेंगे, अगर इसके वीएनटीआर जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे थे और सस्पेक्ट एक्स के वीएनटीआर, अगर ये मैच हो सकता है मैच ना करें क्योंकि ये इसने क्राइम किया ही ना हो, तो ये वीएन जो प्रोब था इस पे हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। जब हमने सस्पेक्ट वाई के भी डाला, सस्पेक्ट सी का भी डाला, तो हमने देखा बेटा इस पे कुछ रेडियो लेबल्ड प्रोब ना बाइंड कर गए थे। ये हमें पता कैसे पड़ेगा बाइंड कर गए, क्योंकि हम ना क्या काम करते हैं, ध्यान सुनना, हम क्या काम करते हैं, हम इस नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर ना एक और मेम्ब्रेन लगाते हैं, उस मेम्ब्रेन एक्सरे बोलते हैं उसे, एक्सरे फिल्म बोलते हैं, एक्सरे फिल्म। जब हम एक्सरे फिल्म लगाते हैं तो जो रेडियो लेबल प्रोब अगर बाइंड किया होता है तो उस एक्सरे फिल्म पे ना पिक्चर बन जाती है, रेडियो एक्टिविटी जो हो रही होती है उस पे पिक्चर बन जाती है, इमेज बन जाती है उस पे। तो सपोज करो जब हमने सस्पेक्ट सी का जब ये प्रोब डाला था तो एक्सरे फिल्म पे ना इमेज आने लग गई। तो भाई वीएनटीआर बहुत यूनिक होते हैं, इस सस्पेक्ट सी के वीएनटीआर यहाँ पर आके रेडियो लेबल थे जो उस पे हाइब्रिडाइज कर गए और इमेज दे दी एक्सरे फिल्म पे, यूनिक होते हैं और इसके बाइंड भी कर गए। तो ये जो सस्पेक्ट था, ये सस्पेक्ट नहीं था, ये क्रिमिनल था, इसी ने ही स्नैचिंग की थी। ठीक है, और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, इस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, जब हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उसके ऊपर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइज कराते हैं रेडियो लेबल प्रोब। रेडियो लेबल प्रोब क्या होता है, ऐसे डीएनए सेगमेंट होते हैं जिसको हमने रेडियो लेबल किया होता है। ये जो डीएनए सेगमेंट जो रेडियो लेबल प्रोब थे वीएनटीआर, ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, तो हम इस एक्सरे फिल्म को यूज करते हैं ताकि उसकी पिक्चर बन जाए, हमें पता पड़ जाए कि वो हाइब्रिडाइज कर गए। तो हम जब ये पिक्चर बनती है इस एक्सरे फिल्म को यूज कर कर, उस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लास्ट स्टेप था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या काम किया था, डीएनए को आइसोलेट किया, एम्पलीफाई किया, रेस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उसको लगा दिया, सदर्न ब्लॉटिंग कर दी, उसके बाद रेडियो लेबल प्रोब लिए, उस पे हाइब्रिडाइज करा दिए और एक्सरे फिल्म को यूज किया और उसकी पिक्चर आ गई, उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमने जो सस्पेक्ट सी था वो सस्पेक्ट नहीं था, वो एक्चुअली क्रिमिनल निकला। वो क्या निकला, क्रिमिनल। तो इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी की, जो हमें रीड करना है। ठीक है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसको हमें थोड़ा रीड करना है, तो मेरे साथ साथ रीड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 99.9% सेगमेंट से हमारे अंदर सिमिलर है, सेम है। हमारे ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड में 3 into 10 पावर बेस पेयर होते हैं। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम है एज 3 into 10 पावर 9 बेस पेयर, इन हाउ मेनी बेसिस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस कितना होगा, कोई बताएगा? 1.4 0.1% निकाल दो इसका। 3 into 10 पावर 9 का कितना परसेंट निकाल दो, 0.1%। 3 into 10 की पावर है। कर लोगे 3 ना? 10 पर 5। बिल्कुल। Yes. हाँ, तो उसका, हाँ तुम उसको करना, तो आंसर आ जाएगा, उतना डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, इट इज दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस। ठीक है भाई, किसी का हाइट बड़ी है, किसी की हाइट थोड़ी कम है, हेयर कलर अलग है, आईज कलर अलग है। If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population,
Sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. भाई 2 इंडिविजुअल है, हम लोग इनका डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं, तो हमने इसका पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया, ये इसका पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया, हमें पता पड़ जाएगा डिफरेंस। लेकिन बहुत डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क है, बहुत बड़ा है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा ऐसा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबके लिए अलग अलग से करना। तो हम ये हम नहीं करते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, कैसे पता लगा सकते हैं, आगे पढ़ो। DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individual। ठीक बात। DNA fingerprinting involves identify differences in some specific regions in the DNA sequence called as repeative DNA। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो मिस्टर सिंह और मिस्टर शर्मा थे, उनके कांस्टेंट रीजन तो सेम थे, लेकिन रिपीटिव DNA सीक्वेंस अलग अलग थे। Because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times, these repeative DNA are separated from bulk genomic DNA। मतलब भाई ये है, ठीक है, इसमें कुछ रिपीटिव सीक्वेंस है, तो जो रिपीटिव नहीं है उनको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, और कुछ रिपीटिव सीक्वेंस है तो रिपीटिव सीक्वेंसेस, रिपीटेटिव डीएनए, इसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे। These repeative DNA are separated from the bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation। अगर इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दें तो जीनोमिक डीएनए ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, ये मेजर पीक में आएगा, मेजर पीक में, रिपीटेड डीएनए माइनर पीक में आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना बस। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल, ठीक है, दीज रिपीटेड डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए as different peaks during density gradient centrifugation। The bulk DNA forms a major peak। जो bulk DNA genomic DNA वो major peak बनाएगा। Other small peaks are refers to as satellite DNA। जो repeated DNA वो minor peak बनाएगा, उसको satellite DNA बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो मेजर पीक बनाएगा वो जीनोमिक डीएनए बनाएगा, जो माइनर पीक बनाएगा वो रिपीटेड डीएनए बनाएगा। डिपेंडिंग, अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये वाली लाइन जहां से पढ़ूंगा मैं, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। तो बेस कंपोजिशन की अगर बात करें, बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन, ठीक है, GCAT। दूसरा लेंथ ऑफ द सेगमेंट, तीसरा नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स। तो पहला क्या था, बेस कंपोजिशन, दूसरा क्या था सेगमेंट की लेंथ, और तीसरा क्या था नंबर ऑफ रिपीटिव सीक्वेंसेस। बट बेस सीक्वेंस समझते हो, ATGC। लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट होता है कि भाई 10 बेस पेयर है, 15 बेस पेयर है, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट हो गया। नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट मतलब एक रिपीटिव यूनिट 100 बार रिपीट हो रही है और कोई सपोज करो 200 बार। तो ये इन तीन चीज के बेस पर द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। इसके बेस पर सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्या आएगा, This satellite DNA is classified into many categories। ठीक है, तो तुम लोगों को बताना है which of the following statement is correct regarding these categories। तो लिख देगा बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, तीसरा ऑप्शन लिख देगा कि नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा आंसर। These sequences, नेक्स्ट है हमारा, These sequences normally do not code for any protein। शायद मैंने बताया था तुम्हें कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, नॉन कोडिंग होता है। बट दे फॉर्म अ लार्ज, हाँ, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। These sequences show high degree of polymorphism। इसका मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए होता है मेरे अंदर यूनिक है, मेरा खुद का, मनु के अंदर, मुकुल, हिमांशु, सबके अंदर, यश है, आयुष, सबके अंदर सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो सबका अपना अलग अलग है, तो ये बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वैरायटी, अलग अलग चीजें। तो जो ये VNTR जो सैटेलाइट डीएनए होता है, बहुत हाई, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। ठीक है, तो दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेटा यहीं पे यही है कि सबके अंदर सबका यूनिक है। ठीक है, सबका यूनिक है, सारी पॉपुलेशन में सबका यूनिक है। तो इतना ज्यादा होगा, अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो भाई इसको तो सबका यूनिक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हटा दो तो ये तो कितना ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, कितना ज्यादा सीक्वेंसेस आ जाएंगे। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो VNTR है सबका स्पेसिफिक है, तो यही बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का।
सर नंबर भी अलग अलग हो सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है मेरा VNTR 100 बार रिपीट हो रहे हो, तुम्हारे अंदर 150 बार रिपीट हो रही हो। और ठीक है, हो सर सकता मतलब नंबर ऑफ बेसिस कि जैसे हो आपके सकता अंदर है, 6 बेसिस है, मेरे अंदर बिल्कुल हो सकता 7 ऐसे। है। And from the basis of DNA fingerprinting, since DNA from every आवाज such नहीं as आ रही। since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, skin, bones, saliva, sperm, etc. मतलब ये तो सैंपल्स है ना, यहाँ से ले सकते हैं। From an individual show the same degree of polymorphism. भाई सही बात है, ये भी लाइन समझने की कोशिश करेंगे। भाई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, बना लेते हैं। अब इसका स्किन, इसके हेयर्स, ठीक है, इसके कहीं से भी तुम डीएनए लोगे तो उसके अंदर जो VNTR होंगे वो तो सेम ही होंगे ना, एक इंडिविजुअल के, तो वो तो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर एन इंडिविजुअल द डीएनए फ्रॉम हेयर फॉलिकल, सलाइवा, बोन एक्सेट्रा shows the same degree of polymorphism। लेकिन अगर एक नए अलग इंडिविजुअल होता, ठीक है, इसका अगर इन दोनों के बीच में तो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता, तो बेटा समझ आ रहा है सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म और डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब? यस ठीक है, यस सर। सही बात। तो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म तो हम खुद में मिलेगी, हम हमारा हेयर ले लो, बोन ले लो, स्किन ले लो, तो सब में सेम VNTRs मिलेंगे, अलग थोड़ा ना मिलेंगे। तो दैट इज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन हम पूरे पॉपुलेशन में सबके तो सबके यूनिक है ना, दैट इज शो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशंस। फोरेंसिक साइंस जो क्रिमिनल इन सबको पता लगाएगी। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, मैंने बताया था कि VNTR ये इनहेरिटेबल होते हैं हाफ फादर से हाफ मदर से। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट भी काम करने में आता है मदर फादर को पता लगाने के लिए। As polymorphism and DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन है जेनेटिक लेवल। भाई वेरिएशन ही तो है, भाई मेरे यूनिक VNTR सबके यूनिक VNTR है, तो ये वेरिएशन तो है। ये अराइज कैसे हुआ? म्यूटेशन के कारण। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से भी राइज हो सकता है, ये जो VNTR है, जो सैटेलाइट DNA कैसे राइज हो रहा है? ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5 एंड द प्रीसीडिंग, ये पढ़ेंगे हम। न्यू म्यूटेशंस मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन द, देखो ये लाइन पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये भाई एक देखो, एक सोमैटिक सेल है, एक जर्मिनल सेल है, ठीक है। सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुई और जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हुई, तो सोमैटिक सेल की म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल नहीं जा पाएगी। लेकिन जर्मिनल सेल की म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगी, जा पाएगी। तो जर्मिनल सेल में अगर म्यूटेशन आया, नेक्स्ट जनरेशन में चली गई, ठीक है। अगर ये म्यूटेशन, अब ध्यान सुनना, अगर ये म्यूटेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में गई, एक ऑफस्प्रिंग में आई और इस ऑफस्प्रिंग को उसने सफर नहीं किया, मतलब डेथ नहीं कराई, मारा नहीं इसको, तो वो म्यूटेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन में दे देगा आगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई म्यूटेशन जर्मिनल सेल में हो रही है और वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है और वो नेक्स्ट जनरेशन को, इंडिविजुअल को क्या कर रही है? इम्पेयर नहीं कर रही, मतलब उसको दिक्कत नहीं ला रही, तो वो नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएगी। यही लाइन अब एनसीईआरटी लिखती है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, न्यू म्यूटेशंस may arise in individual either in somatic cell or in the germ cells। ठीक है भाई, if a germ cell mutation does not seriously impair individuals ability to have offsprings, जर्म सेल में म्यूटेशन आया, नेक्स्ट जनरेशन में गई और इस इंडिविजुअल की एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन को खराब नहीं किया, मतलब ये इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहा है इजीली। हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन? इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही तो बात है, जर्मिनल सेल में आया, जीसी मतलब जर्मिनल सेल, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में गया, अब इस ऑफस्प्रिंग की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को उसने खराब नहीं किया, तो फिर ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, तो पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सोमैटिक सेल म्यूटेशन नहीं जाएगा। अब सुनो आगे, एलेलिक क्या होते हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with the
ये लोकस ये सब क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा है तो उसको इन सिंपल टर्म्स देखो क्या बोल रहे हैं, DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01। ये थोड़ा डेटा याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी एलील लोकस क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, एक सिंपल टर्म में देखें कोई ऐसी म्यूटेशन जो इनहेरिटेबल हो, हाई फ्रीक्वेंसी से हो रही हो, उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। तो व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म is a mutation due to which the satellite DNA or repeated DNA is transmitted to the next generation, ठीक है, with a high frequency, ठीक है। The probability of such variation to be observed in non-coding sequence would be higher as mutation in these sequences may not have the any immediate impact in the individual's reproduction ability। तुम पढ़ना इसको समझ आएगा। These mutations keep on accumulating during generation after generation and form on the basis of the polymorphism। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change SNP हमने पढ़ा था to a very large scale changes for evolution। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, for evolution speciation मतलब different species का बनना। Such polymorphism play a very important role and you will study in these in higher classes। तो ये polymorphism का फायदा क्या है अगर पूछे तो तुम लिख सकते हो कि चांसेस ऑफ इवोल्यूशन देता है और स्पेशिएशन का चांसेस देता है नई स्पीशीज का बनना। अब सुनो आगे। The technique of DNA fingerprinting was initiated developed by the Alex Jeffrey। He used the satellite DNA as a probe that show very high degree of polymorphism। It was called as VNTRs। The technique used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe। It included क्या था? Isolation of DNA हमने पढ़ा था। इन्होंने PCR वाला स्टेप और नीचे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं लिखा। डायजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए बना उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन, फिर वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइज किया, फिर एक्सरे फिल्म से उसको डिटेक्ट कर लिया, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये कई बार क्या होता है जंबल दे देगा, ये स्टेप्स को जंबल कर देगा, बोलेगा अरेंज करो उसको सही ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का था बेटा 2 साल पहले, उसने जंबल करके दे दिया और बोला इसको अरेंज करो। या ऑब्जेक्टिव में भी इसको जंबल कर देगा, उसको बोलेगा सीक्वेंस बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए जो हमने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? द वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। हमने पढ़ा था मिनी सैटेलाइट, मैंने तुम्हें शायद बताया था कि जो मिनी सैटेलाइट होता है उसे वीएनटीआर बोलते हैं और माइक्रो को नहीं। मिनी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम? वीएनटीआर। थोड़ा याद रखना है ये बात, ठीक है। The copy number of varies from chromosome to chromosome in an individual। The number of repeats show very high degree of polymorphism। As a result, the size of VNTR varies। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि VNTR का साइज 0.1 से 20 kb तक हो सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी में। VNTR का साइज कितना हो सकता है? 0.1 से लेकर 20 kb तक। Consequently, after hybridization with VNTR probe वही ना जो सस्पेक्ट से लिया था, the autoradiogram gives many bands of different sizes। These bands give a characteristic pattern for an individual DNA। It differs from individual to individual in a population, except in case of monozygotic twins। बताया था। ये पीसीआर के बारे में बताया, इसको पीसीआर किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, हमने डिस्कस किया था। बेटा यहाँ पे एक फिगर शो हुई है, इसको समझेंगे भाई। ये CAB, C क्या है? डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। A क्या है? डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल A। बी क्या है? डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, ठीक है। ये वीएनटीआर है, ये रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू वीएनटीआर है। जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला उसके वीएनटीआर हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिए, जेल में नायलॉन मेम्ब्रेन पे ले लिए। ये ए इंडिविजुअल के वीएनटीआर हैं, ये बी इंडिविजुअल के वीएनटीआर हैं। तुम लोग इसको देख के बताओ कि किस ए और बी इंडिविजुअल के जो वीएनटीआर हैं, तो बी इंडिविजुअल के वीएनटीआर सी वाले से मिल रहे हैं। देखो यस सर। सर फिर से बोलना। डीएनए क्राइम सीन से मिला सी वाले से, उसके वीएनटीआर हमने ले सकते हैं ना, जेल जो अभी जो टेक्निक बताई थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नायलॉन मेम्ब्रेन पे। ये डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए उसके वीएनटीआर हैं। ये डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, ये उसके वीएनटीआर हैं। तो
अगर हम इनको मैच करें तो इंडिविजुअल ए के वीएनटीआर सी से नहीं मैच कर रहे, लेकिन इंडिविजुअल बी के जो वीएनटीआर है वो क्राइम सीन में जो डीएनए मिला था उससे मैच कर रहे हैं। देखो बिल्कुल Yes, मैच sir. कर रहे हैं। वीएनटीआर Yes, यूनिक होता है, तो हम बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल बी है उसने क्राइम किया था। यहाँ पे जो सी डीएनए जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला था वो इंडिविजुअल बी के से मिल रहा है, सेम हो रहा है, तो दैट मींस इसने क्राइम किया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट में करते हैं मदर फादर के पता लगाने के लिए। कोई मुझे बताएगा पैटर्निटी टेस्ट में जब यूज करेंगे तो वीएनटीआर तो 50% मैच करेंगे ना फादर या मदर से, हाँ तो Yes, उस केस में 50%। ठीक है पैटर्निटी टेस्ट में यूज होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था हमारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को तुम रीड करना अच्छे से, मैं यहाँ पे तुम्हें वीडियो शो करता हूँ, उसको देखना जरा कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्ले नहीं हो रही बेटा ड्यूरिंग द कॉल, मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अनएबल टू प्ले ड्यूरिंग द कॉल, प्ले नहीं हो रही है अभी, तो मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा बेटा ये, ठीक है। ये वीडियो तुम लोग देखना। अच्छा एक पिक्चर ये भी है यहाँ पे, वीएनटीआर और एसटीआर में डिफरेंस है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम लोगों के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, तुम्हें ये भी सेंड कर दूंगा। वीएनटीआर और एसटीआर ये शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये थोड़े बड़े रहते हैं, ये थोड़े छोटे हैं, 2 से 6 बेस पेयर के हैं, और ये 10 से 60 बेस पेयर के हैं। तो तुम लोग इसमें डिफरेंस पता लगाना। मिनी सैटेलाइट को वीएनटीआर बोलते हैं और माइक्रो को एसटीआर बोलते हैं। तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम इसको रीड कर लेना, ठीक है, यानी इमेज में तुम्हें दे दूंगा। तो बेटा यही था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर क्वेश्चन कोई आता है तुम्हारे पर तो ऐसे पूछ सकता है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बता देता हूँ, तो तुम लोग कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। क्या करते हैं यहाँ पे, बोल देते हैं डीएनए है, सपोज करो एक्स, तो उसके वीएनटीआर ले लेंगे, ठीक है। ये सपोज करो ये एक फादर है, इनके वीएनटीआर लगा दिए यहाँ पे कुछ भी, कुछ भी रैंडमली ले लिया मैंने, ए बी सी डी, ये 4 बच्चे हैं ABCD इनके। अब इन 4 बच्चों में से हमें पता लगाना है कि कौन कौन सा बच्चा कौन से बच्चे के ये फादर है, बायोलॉजिकल फादर। तो तुम लोगों को ऐसे इसके वीएनटीआर दे देंगे सबके रैंडमली, कुछ भी दे देंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम लोग बस क्या देखोगे, तुम लोग देखोगे किसके वीएनटीआर मैच कर रहे हैं, 50% भी मैच कर रहे हैं तो वो चाइल्ड होगा। इस केस में हम देखें डी वाले ऑफस्प्रिंग, डी वाला जो है थोड़ा मैच कर रहा है एक्स से, तो 50% वीएनटीआर मिल गए, तो बोल सकते हैं कि जो डी वाला बच्चा है उसके फादर है एक्स। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे आते हैं, तो तुम लोग उसको थोड़ा मैच करना कि अगर पैटर्निटी टेस्ट के लिए आता है तो 50% मैच करेंगे, और क्राइम सीन के लिए आएगा तो 100% मैच कर जाएंगे डीएनए। तो यही था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो उसको पूरा रीड करना आज, ठीक है। उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।